नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से। जैसा कि आपको पता है कि हम सरकार के बजट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और बजट की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने राजस्व प्राप्ति की बात करी। और राजस्व प्राप्ति के अंदर एक आता है कर राजस्व, दूसरा आता है गैर कर राजस्व। तो हमने पिछले व्याख्यान में कर राजस्व को देखा। कर राजस्व जिसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। उसी क्रम में अब हम गैर कर राजस्व के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा राजस्व जो कर के अलावा प्राप्त होता है सरकार को। तो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से सरकार को प्राप्त होने वाली आय गैर कर राजस्व होती है। भारत में केंद्रीय सरकार के गैर कर राजस्व के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला जो होता है वह होता है व्यापारिक राजस्व। व्यापार से जो राजस्व प्राप्त होता है, इसमें अंतर्गत सरकार को जनता को प्रदत्त वस्तुओं सेवाओं की कीमत के रूप में प्राप्त होती है, जैसे कि लोगों द्वारा विद्युत, रेल, डाक टिकट, चुंगी आदि की सेवाओं के लिए भुगतान। तो ये व्यापारिक राजस्व हो गया। दूसरा है प्रशासनिक राजस्व। प्रशासनिक राजस्व की बात जब हम करते हैं तो इसके अंतर्गत पासपोर्ट फीस, ड्राइविंग लाइसेंस फीस, शिक्षा शुल्क, कोर्ट फीस, सरकारी अस्पताल की फीस आदि के रूप में जो फीस प्राप्त होती है, जो भी फीस के रूप में जो भी हम भुगतान करते हैं, वो सरकार के प्रशासनिक राजस्व के अंतर्गत आता है। जुर्माना तथा दंड, ठीक है, और लाइसेंस तथा परमिट फीस। राजगमन वह आय है जो सरकार को उस संपत्ति पर अधिकार लेने से मिलती है जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हो, तो ये भी प्रशासनिक राजस्व में जाती है। ब्याज प्राप्तियां होती है। सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ होता है। तो ये सभी सार्वजनिक उपक्रम जैसे BSNL, घेल, बेल, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी उपक्रम है, उन सब के जो लाभ होते हैं वो भी प्रशासनिक राजस्व के अंतर्गत आते हैं। जो कोई सरकार ने उधार किसी को दिया था, उसके बदले में कोई ब्याज प्राप्त हो रहा है सरकार को, तो वो प्रशासनिक राजस्व होता है। तो इस प्रकार से जो राजस्व प्राप्ति होती है वो दो प्रकार की हो गई, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। ठीक, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती है जिनमें सरकार की या तो देनदारी बढ़ती है या उसकी संपत्तियों को कम करती है। मतलब पूंजीगत प्राप्ति कौन सी होगी? जिसमें सरकार के ऊपर भार पड़ रहा है, उसकी देनदारी बढ़ रही है और या फिर उसकी संपत्तियों कम हो जाती है। हमने पहले भी इसका अध्ययन किया। तो जैसे कि केंद्र सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य स्रोत इस प्रकार है, जैसे कि ऋण। सरकार ऋण लेती है, ठीक है, सरकार जो भी ऋण ले रही है, तो ऋण लेने से सरकार के ऊपर देनदारी बढ़ गई। देनदारी बढ़ने से तात्पर्य हो गया कि सरकार को वो पैसा चुकाना है, ठीक है। तो वो ऋण कहाँ से लेती है सरकार? एक तो होता है घरेलू ऋण। घरेलू ऋण के अंतर्गत होता है सरकार प्रतिभूतियों एवं कोष पत्रों को जारी कर घरेलू वित्तीय बाजार से ऋण लेती है। तो जो प्रतिभूति मार्केट और ट्रेजरी बिल और ये सब जो सरकार बॉन्ड वगैरह जारी करती है, तो ये सारे इसके अंतर्गत आती है। विभिन्न जमा योजनाओं जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि, लघु बचत योजनाओं, सार्वजनिक ऋण, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि के माध्यम से जनता से ऋण लेती है। यही देश के अंदर का सरकार का ऋण कहलाता है। यानी जो कई बार हमने और जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, तो सार्वजनिक ऋण जब सरकार ले रही है तो वो घरेलू ऋण इस प्रकार से होता है जो सरकार NSC निकालती है, तो उसके बदले में ब्याज का भुगतान करती है। तो जैसे हमने एक राष्ट्रीय बचत पर खरीदा 5 साल का 8% की दर पे, तो जब हम 5 साल बाद पूरे होंगे तो हम ब्याज समेत वो राशि लेंगे। तो वर्तमान में तो सरकार को वो पैसा चले गया, परंतु बदले में सरकार को हमें ब्याज देना पड़ रहा, तो सरकार के ऊपर देनदारी को बढ़ा रहा है, तो वो उस समय के लिए पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी सरकार के लिए। तो एक हो गया घरेलू ऋण। नेक्स्ट आप देखें बाहरी ऋण, जो बाहर के ऋण होते हैं। घरेलू ऋण के अतिरिक्त सरकार विदेशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि से भी ऋण लेती है। तो जो ऋण हमने विदेशों से लिए हैं, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ, चाहे वर्ल्ड बैंक हुआ या विदेशी सरकारें हुई, तो उनसे जो हम विदेशी ऋण लेते हैं वो सारे बाहर के ऋण होते हैं। सरकार विदेशी ऋण द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय लाती है, ठीक है। दूसरा हो गया पूंजीगत प्राप्ति में ऋणों की वसूली। तो सरकार, राज्य और स्थानीय सरकारें, जो हमारी स्थानीय सरकार होती है या राज्य सरकार होती है, वो केंद्र सरकार से कर्ज लेती है। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य व स्थानीय सरकारों से ऋणों की वसूली को बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखते हैं।
क्योंकि ऋणों की वसूली से देनदारी संपत्तियों में कमी आती है। तो जो भी सरकार ने ऋण दे रखे थे लोगों को, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को, वो केंद्रीय सरकार से कर लेती है, तो उसके बदले में वो ऋण वापस मांगती है सरकार अपने जो कोष बढ़ाने के लिए। जो राज्य पूंजीगत प्राप्तियां जो होती है, जो टोटल आय होती है सरकार की, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली भी आता है। तो इससे क्या होता है, जो सरकार के एसेट्स थी कि भाई मैंने किसी को ऋण दे रखा है, तो वो कम हो गई। दूसरा, विनिवेश क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम के शेयरों की बिक्री ये पूंजीगत प्राप्तियों का एक नवीनतम स्रोत है। मतलब सरकारी संस्थाएं, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा LIC या इंडियन एयरलाइंस, तो इस प्रकार की जो सरकारी BSNL हुआ या अन्य कोई भी ऐसी फर्म होती है, ONGC का उदाहरण ले सकते हैं, तो इनके शेयर्स को बेच देती है सरकार। तो उससे जो पैसे इकट्ठा होता है वो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में आता है। परंतु उससे क्या हुआ, सरकार की जो असेट्स थी, सरकार के असेट्स में कमी आ जाती है। तो केंद्र सरकार 1991 से वित्तीय संसाधनों को एकत्रित कर रही है। 1991 से पूर्व केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अंश का 100% स्वामी थी, और 1991 से सरकार ने, तो जैसा कि 1991 के बाद LPG नीति अपनाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के, उसी के तहत शेयर बेचने की शुरुआत की गई थी। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर को, इसी बिक्री को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बजट में जो आय प्राप्त होती है सरकार को, वो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां होती है। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व और गैर कर राजस्व होते हैं। कर राजस्व के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होते हैं, और गैर कर राजस्व में आपने देखा कि ऋण लिया जाता है, ऋणों की वसूली होती है और विनिवेश किया जाता है। ये पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार की देनदारी बढ़ती है और जो असेट्स होती है, जो संपत्ति होती है, उसमें कमी आती है। तो इस प्रकार से ये बात हुई हमारी सरकार के पास आय के स्रोतों की। अब हम बात करते हैं सरकार के जो व्यय होते हैं उनमें। तो इसी प्रकार जो सरकार व्यय करती है वो दो प्रकार से करती है। एक पूंजीगत व्यय होता है, पूंजीगत व्यय या राजस्व व्यय कहलाता है। दूसरा होता है योजना व्यय व गैर योजना व्यय का। तो हम बात करते हैं पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय की। तो जब सरकार परिसंपत्तियों के निर्माण, जैसे विद्यालय, चिकित्सालय के भवन, सड़क, पुल, नहर, रेल इत्यादि परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा देयताओं को कम करने, जैसे ऋण आदि का भुगतान पर व्यय करती है, तो ऐसा व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। यानी सरकार जब परिसंपत्तियों का निर्माण करे और देयताओं को कम करे, तो वो हमारा पूंजीगत या राजस्व व्यय कहलाएगा। तो आदि पे भुगतान पर व्यय करते तो ऐसा व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। क्योंकि पूंजीगत आय हमारी क्या कर रही थी, पूंजीगत आय हमारी इन संसाधनों में कमी कर रही थी और देयताओं को बढ़ा रखी थी। तो जैसे, और इसलिए जो भी व्यय हमारे पूंजीगत संसाधनों को बढ़ाएंगे और देयताओं को कम कर देंगे, वो हमारे पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। परंतु जब सरकार का ऐसा व्यय जिससे ना तो किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता, ना किसी देयता में कमी आती, जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान, सरकारी संपत्ति का रखरखाव, लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा उपलब्ध कराना इत्यादि राजस्व व्यय कहलाता है, जिससे किसी लोक संपत्ति का निर्माण नहीं होता। मतलब ऐसा व्यय जो किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं कर रहा है, वो हमारा राजस्व व्यय कहलाएगा। ठीक है, वो निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, लोगों को पेंशन, सैलरी इत्यादि कार्य जो खर्च कर जाते हैं, वो हमारे राजस्व व्यय कहलाते हैं। तो ये आपने देखा पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। नेक्स्ट है इसमें योजना व्यय और गैर योजना व्यय। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया था। 1950 के बाद आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। नियोजन के अंतर्गत सरकार के बजट में पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं के आधार पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार का व्यय योजना व्यय कहलाता है। यानी जो योजना के आधार पर व्यय किया जाए वो हमारा योजना व्यय कहलाता है। योजना व्यय के अतिरिक्त सरकार रोजमर्रा की चीजें जैसे कि पुलिस, न्यायिक प्रणाली, जल आपूर्ति, सफाई, स्वास्थ्य, विधायिका, रक्षा एवं सरकार के विभिन्न प्रकारों पर व्यय करती है। इस प्रकार के रोजमर्रा को व्यय को गैर योजना व्यय कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि योजना 4 भागों में हमने देखा कि सरकार व्यय कर रही है, योजना व्यय और गैर योजना व्यय और पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय।
तो दो भाग हमने इसके पढ़े हैं अभी तक बजट के, कि आय किस प्रकार से होती है और व्यय किस प्रकार से होते हैं।